बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज कैसा रहा कारोबार और कल शेयरों में क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी। और कल की आपकी तैयारी कराने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका बाजार आज और कल में। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान आज जो शामिल हो रहे हैं वो है HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा। शर्मा सर, बहुत स्वागत है आपका इस शो में। साथ ही हमारे साथ पूरी रिसर्च टीम है अपनी दमदार रिसर्च लेकर। देवांशी आशर से जानेंगे आज बाजार का कारोबार कैसा रहा। मानसी दवे से जानेंगे सितंबर महीने में ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे रह सकते हैं, यहाँ पर अब स्वाति बताएंगी, स्वाति खंडेलवाल हमें बताएंगी जूट कंपनियों के लिए बड़ी खबर। पूजा बताएंगी HDFC बैंक पे कोरोना का असर क्या खत्म हुआ। और वरुण से जानेंगे गैस कीमतों में होगा बदलाव। चर्चा शुरू करें उससे पहले आज बाजार में कारोबार कैसा रहा उस पर नजर डाल लेते हैं। कल की सुस्ती के बाद बाजार आज तेजी की राह पर लौटते हुए नजर आए। हालांकि बढ़त का दायरा छोटा जरूर था। बाजार में ऊपरी स्तरों पर बिकवाली देखने को मिली और निचले स्तरों से रिकवरी भी नजर आई। आज सेंसेक्स 95 और निफ्टी 25 अंक चढ़कर बंद हुए। BSE मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी मामूली बढ़त आज देखने को मिली। इसके अलावा सरकारी बैंकों में सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक के शेयर ही चढ़े। मेटल इंडेक्स पर केवल 2 शेयरों ने ही तेजी दिखाई। अब बाजार की नजरें हैं अमेरिका में राहत पैकेज पर। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं संस्थागत निवेशकों ने आज कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1457 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं IIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 577 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। चलिए अब शो में जानते हैं एडिटर स्टेक सीधे। अनिल जी, आपका रुख कर रहे हैं। सुस्ती के बाद तेजी का आज रुख देखने को मिला। आज के सत्र को देखें तो क्या वजह रही इसकी? भारतीय बाजारों के लिए आज का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अहमियत भरा था क्योंकि कल हल्की कमजोरी के साथ बाजार बंद हुए हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी पर। और देर रात अमेरिका में हल्की कमजोरी का सेशन रहा, लेकिन नजर थी जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति पद के जो चुनाव होने वाले उनके दोनों उम्मीदवार के बीच किस तरह की बहस होती है। और इस बहस में पहले बाजी मारते हुए नजर आए ट्रंप साहब और उसके चलते डाउ फ्यूचर्स में अच्छी मजबूती भी बनी, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे कमजोरी का माहौल बनता हुआ दिखा। तो शुरुआत तो मजबूती के साथ हो गई, लेकिन ऊपर टिकना मुश्किल रहा बाजारों के लिए। और उसकी वजह एक तो ये कि डाउ फ्यूचर्स फिसल गए और दूसरा एक कि कल के सेशन में फिर से FIs की तरफ से बिकवाली के आंकड़े आए। लेकिन निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, अच्छी खरीदारी भी आती दिखी है। उसके पीछे कुछ तो बाजार में शॉर्ट्स हैं जो निचले स्तरों पर कवर होते हुए दिखे, कुछ खरीदारी का सहारा भी मिलता हुआ दिखा। और आमतौर पर महीने के आखिरी दिन थोड़ी फंड्स की तरफ से खरीदारी भी आती है NAV बढ़ाने के लिहाज से, वो भी रुझान देखने को मिला। जब भारतीय बाजार बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स 200 सवा 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे। FIs की बिकवाली और डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी के बावजूद जिस तरह की क्लोजिंग भारतीय बाजारों को मिली, 1/4% की मजबूती के आसपास निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पर बंद होने में हम क्या कामयाब रहे। ये कमजोरी नहीं, अच्छी क्लोजिंग कही जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि 21,500 क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी पार नहीं कर पा रहा है, 11,300 के ऊपर निफ्टी बंद नहीं हो पा रहा है और 21,500 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी हरे निशान में इस तरह के माहौल में बंद हो पाना अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो ओवरऑल सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच एक ऐसा सेशन जहाँ क्लोजिंग ठीक मिली है, बुरी नहीं कही जा सकती। अब आने वाले दिन यानी कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहे वो आपसे थोड़ी देर में जानेंगे अनिल जी। लेकिन उससे पहले आज बाजार में किन सेक्टर्स में ज्यादा मूवमेंट नजर आया उसको समझते हैं देवांशी आशर से। देवांशी, आज बाजार में खबरों के चलते किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन था? बाजार में आज काफी सुस्त कारोबार होता हुआ दिखा। आज की ट्रेडिंग सेशन में FMCG स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी थी, फार्मा स्टॉक्स अच्छे गेन करते हुए दिखे, IT स्टॉक से थोड़ी सी मजबूती होती हुई दिखी। लेकिन आज बैंकिंग स्टॉक में फिर एक बार ऊपरी लेवल से थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखा। सबसे पहले अगर वायदा बाजार की बात करें तो BPCL यहाँ पे आज टॉप लूजर आज की ट्रेडिंग सेशन में बनता हुआ दिखा। भारतीय इंफ्राटेल में आज मंदी की पोजीशंस बनती हुई दिखी है। सेल, HPCL, ये सारे स्टॉक्स में आज मंदी की पोजीशंस बनती हुई दिखी है। और अगर वायदा बाजार की गेनर्स की बात करें तो आज कैडिला हेल्थ केयर
अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डीज, टाइटन, ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जहां पे आज अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है, फ्रेश पोजीशंस बनती हुई दिखी। एफएमसीजी स्टॉक्स यहाँ पे सबसे ज्यादा गेन्स आते हुए दिखे। आप देखिए गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, नेस्ले, ब्रिटानिया, टाइटन, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी होती हुई दिखी। और इसके अलावा फार्मा स्टॉक्स, स्पेशली आप देखिए मिड कैप फार्मा स्टॉक्स में आज अच्छी गेन्स होते हुए दिखे थे। एडवांस एंजाइम्स आज बढ़ते हुआ दिखा, सोलारा एक्टिव, टोरेंट फार्मा और इसके अलावा आरती ड्रग्स आज एक्सपोनेंस ट्रेड करता हुआ दिखा, लेकिन इसके बावजूद 5% तक के गेन्स इस स्टॉक में हमें आते हुए दिखे। बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे हमें आज प्रेशर आता हुआ दिखा। इंडसइंड बैंक आज फिर लाल निशान के साथ बंद होता हुआ दिखा है। साथ ही फेडरल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज गिरावट के साथ ट्रेड हुआ। मेटल स्टॉक्स आप देखिए टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, नैल्को, वेदांता, ये सारे स्टॉक्स में आज लाल निशान के साथ कारोबार होता हुआ दिखा और मेटल इंडेक्स आज टॉप लूजर भी बनता हुआ दिखा था। और इसके अलावा दिन भर जो जी बिजनेस पर आपको स्टॉक्स रिकमेंड किए गए थे उसमें आपकी अच्छी कमाई होती हुई दिखी। आप देखिए कैडिला का आपको कॉल रिकमेंड किया गया था, शुभम जी ने आपको रिकमेंड किया था, एडवांस एंजाइम आपको सिमी जी ने रिकमेंड किया था, भारती एयरटेल, एंड्योरेंस टेक, डॉक्टर रेड्डीज आपको चार्ट कॉर्नर में भी रिकमेंड किया गया था। तो ओवरऑल आप देखिए ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़े से गेन्स जरूर थे। मिड कैप स्टॉक्स में आज अच्छी खरीदारी जरूर आती हुई दिखी, लेकिन फाइनेंशियल्स और बैंकिंग स्टॉक में ऊपरी लेवल से थोड़ा सा प्रेशर जरूर आता हुआ दिखा। शुक्रिया देवांशी, बाजार का हाल बताने के लिए। अब सीधे रुख करते हैं हमारे आज के मेहमान वीके शर्मा जी का। शर्मा जी, कल की सुस्ती और आज बाजार में रिकवरी नजर आई, किन फैक्टर्स को आप इसके लिए अहम मानते हैं? अब कल जब बाजार खुलेगा तो इंट्राडे के तौर पर कहां पर खरीदारी की सलाह आपकी होगी और हफ्ते भर का नजरिया कहां रखा जाए? जी, सबसे पहले ये समझते हैं कि जो नंबर्स आए हैं इकोनॉमिक डेटा के, न्यू एम्प्लॉयमेंट के, अमेरिका में आज अच्छे हैं। चीन के अंदर भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़कर आई है। और जो माहौल था कि डिबेट के अंदर जो बिडेन साहब लीड ले लेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कुल मिला के बाजार अच्छा है और अभी भी फ्यूचर्स अच्छा कर रहे हैं, जो मार्केट अभी अच्छा कर रहा है। तो आज के एक दिन के हिसाब से कल जो स्टॉक आपको ट्रेड करना है उसका नाम है सुदर्शन केमिकल्स, और ये दरअसल सप्लाई करता है पेंट कंपनीज को, और ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है अपने एरिया के अंदर। तो यहाँ पे 487 रुपये पे लिया जा सकता है, 480 का स्टॉप लॉस और 502 रुपये का टारगेट। एक काफ़ी रनिंग उसके करेक्शन के बाद ये ऊपर आया है और यहाँ पे आप बढ़त देख पाएंगे कल। दूसरा लगे हाथों में एक और भी स्टॉक बता देता हूँ जो पूरे सप्ताह के लिए, ये आने वाले 5-6 जो ट्रेडिंग सेशंस हैं उनके लिए लिया जा सकता है, वो है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ब्रेकआउट हमने देखा है अच्छे वॉल्यूम के साथ, और ये स्टॉक लिया जा सकता है। आप एसेंशियली जो हमने लेवल बताए हैं वो आप स्क्रीन पे दिखाई देंगे, और ये एक स्टॉक है जो मैं फर्दर आपको बता रहा हूँ जो आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 720 का रखें और जो टारगेट है वो आपका 742 रुपये के ऊपर रहेगा। जी, तो शर्मा जी की राय, एक दिन की खरीदारी करनी है तो सुदर्शन केमिकल्स में खरीदारी की राय दे रहे हैं। हफ्ते भर की खरीदारी के लिए क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पर खरीदारी की सलाह है शर्मा जी की। सर, आपके पास फिर से लौटेंगे, लॉन्ग टर्म नजरिया कहां पर रखा जाए, क्या वजह है उसकी, ये भी आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम अब सीधे ऑटो बिक्री के आंकड़े, इस खबर का रुख करते हैं। सितंबर महीने में अब ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे रह सकते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी मानसी दवे हमारे साथ जुड़ चुकी है। मानसी, बताएं क्या कहते हैं, क्या कैसे रह सकते हैं आंकड़े? जी बिल्कुल, देखिए सितंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े अच्छे रह सकते हैं, खासतौर से टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल और ट्रैक्टर बिक्री की अगर मैं बात करूं, यहां पर बढ़त की पूरी गुंजाइश है। सालाना आधार पर कमर्शियल व्हीकल की बिक्री में दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पर यहां पर भी बढ़त ही देखने को मिलेगी। रिटेल बिक्री और डीलर स्तर पर इन्वेंट्री में बढ़त देखने को मिल सकती है, वहीं मजबूत ग्रामीण और त्योहारी मांग से बिक्री में बढ़त की गुंजाइश है। पैसेंजर व्हीकल की अगर बात करें, मारुति सुजुकी मंथ ऑन मंथ बेसिस 23% की बढ़त दिखा सकता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 22% की बढ़त की उम्मीद है। वहीं टू व्हीलर बिक्री के अनुमान की अगर बात करें, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, आयशर मोटर्स पर ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव मोमेंटम यहां पर देखने को मिल सकता है। कमर्शियल व्हीकल बिक्री की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया सालाना आधार पर गिरावट देखी जा सकती है। आयशर मोटर्स को लेकर अनुमान यह है कि 26% की गिरावट सालाना आधार पर दिखेगी, वहीं अशोक लेलैंड में 7% की गिरावट दिखेगी, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पर यहां पर भी अच्छी मजबूती रहेगी। आयशर मोटर्स में मंथ ऑन मंथ बेसिस 13% का इजाफा होता दिख सकता है, वहीं अशोक लेलैंड में
30% की बढ़त देखी जा सकती है। और अंत में ट्रैक्टर बिक्री के अनुमान, इसे तो आप ध्यान से देखिए क्योंकि काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा मंथ ऑन मंथ बेसिस 76% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है, वहीं एस्कॉर्ट्स में मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 80% की बढ़त की उम्मीद है। तो क्लियरली पैसेंजर व्हीकल, ट्रैक्टर और टू व्हीलर्स की बिक्री में अच्छी तेजी की उम्मीद है। सालाना दर कमर्शियल व्हीकल में जरूर दबाव दिखेगा, लेकिन वहां पर भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पर आंकड़े अच्छे रहेंगे। शुक्रिया मान से अनुमान बताने के लिए सितंबर ऑटो बिक्री का। वीके शर्मा सर, ऑटो स्पेस की अगर बात करें, यहां पर आपका पसंदीदा शेयर कौन सा है? जी, मेरा पसंदीदा शेयर हीरो मोटर्स है और वो काफ़ी बढ़ भी चुका है, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस है आगे चल के भी अच्छी रहेगी, मार्जिन भी अच्छे रहेंगे और जिस तरह से वो नए-नए कोऑर्डिनेशन कर रहा है अन्य कंपनियों के साथ, तो वो अपना बिजनेस को भी और ब्रॉड बेस कर रहा है और सभी सेगमेंट्स के अंदर मौजूद हो रहा है। तो ये एक टू व्हीलर के अंदर और पूरे, अगर हम पूरे ऑटो सेक्टर के अंदर भी देखें तो हीरो मोटो हमारी पहली पसंद है। तो ऑटो स्पेस में हीरो मोटो है वीके शर्मा जी की पहली पसंद। अब आपसे बातचीत जारी रखें उससे पहले जी बिजनेस पर एक्सक्लूसिव खबर का वक्त आ गया है और हमेशा की तरह जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ हैं ये एक्सक्लूसिव खबर के साथ। और ये खबर है इस बार जूट कंपनियों के लिए बड़ी राहत से जुड़ी हुई, और क्या जानकारी है सीधे स्वाति आप ही से समझते हैं। सरकार का एक और नोटिफिकेशन की बात करूंगी और सेक्टर जूट सेक्टर के लिए है ये एक अच्छी खबर, क्योंकि सरकार ने ये जारी किया है नोटिफिकेशन, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कंपलसरी यूज था जूट का फॉर पैकेजिंग मटेरियल उसको ओके किया है, इनफैक्ट उसको एक्सटेंड किया है उसके टाइम पीरियड को। तो जून 2020 30 जून 2020 को ये खत्म हो रहा था, अब उसका एक्सटेंशन 30 नवंबर 2020 तक दे दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। इसका मतलब कंजम्पशन ऑफ जूट बढ़ेगा और ये अच्छी खबर है अगर हम जूट कंपनीज की बात करें उनके लिए। तो ये एक खबर हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आए, ये ऑफिशियल हो चुकी है, तो ये खबर पे मोहर भी लग चुकी है सर। तो बड़ी एक्सक्लूसिव खबर पर हमसे जानकारी साझा करते हुए स्वाति खंडेलवाल और वीके शर्मा सर, जूट कंपनियों के लिए क्या ये बड़ी राहत बनकर आ सकती है सरकार की तरफ से, और क्या मूवमेंट इस पर्टिकुलर स्पेस में आप देखते हैं इसके बाद? जी, जूट की कंपनियां तो खास लिस्टेड नहीं है, एक दो कलकत्ता की कंपनियां हैं जो एसेंशली डिविडेंड डील वाली कंपनियां हैं, लेकिन कुल मिला के ये सेक्टर को मेरा मानना है कि अगर थोड़ा आप लंबी अवधि दें कि भी 5 साल के लिए 10 साल के लिए कुछ आगे बढ़ाएं, तब तो उसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है। 1-2 साल के लिए तो आप सिर्फ एक जो छोटा मोटा ही काम कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ी आवश्यकता रहेगी कि आप लंबे समय के लिए प्लानिंग करें, और तो और बेहतर हो सकता है। जी चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं बैंकिंग सेक्टर का। दरअसल एचडीएफसी बैंक का कारोबार प्री कोविड स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में क्या ये समझा जाए कि एचडीएफसी बैंक पर कोरोना का असर अब खत्म हो गया है? इस पर और जानकारी लेते हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी से। पूजा, बताइए एचडीएफसी बैंक को लेकर ये क्या खबर है? जी, एचडीएफसी बैंक के केस में एक बड़ी कामयाबी मिली है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें आदित्य पुरी का खुद कहना था कि बैंक का कारोबार अब प्री कोविड स्तर पर पहुंच चुका है। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम की वजह से कुछ प्रोडक्ट्स की मांग भी बढ़ी है, जिसमें कि खास करके उनको रिटेल में काफी फायदा हुआ है, और इसके अलावा ऑटो, एफएमसीजी और एसएमई सेक्टर में भी ग्रोथ वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके लौट रही है। हम आपको बता दें कि रिटेल लोन में जो एक्सपोजर है बैंक का वो करीब 60% है, तो जो सुधार दिख रहा है वो काफी ज्यादा फायदेमंद बताया जा रहा है बैंक के लिए। इसके अलावा बैंक ने कुछ फेस्टिव ट्रीट्स 2.0 भी लॉन्च किया है दिवाली के जो फेस्टिव सीजन आ रहे हैं उसमें ग्राहकों के लिए, और उसमें काफी सारे ऑफर्स भी दे रहे हैं। काफी सारे बड़े ब्रांड्स के साथ करार भी कर चुकी है और यहाँ पर ईएमआई सुविधा के लिए उन्होंने करार किया है, और इसके अलावा ऑटो पर्सनल बिजनेस ग्रोथ लोन पर 50% कम प्रोसेसिंग फीस लगेगी। इस तरह की सुविधा भी वो ग्राहकों को दे रहे हैं। और हम देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक के हालत में जिस तरह से सुधार दिख रहा है, तमाम ब्रोकरेज हाउस भी बुलिश यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सीएलएसए, सिटी, नोमुरा, जेफरी सभी ने बाई की रेटिंग दी है और मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, और यहाँ पर बैंक सभी आने वाले समय में करीब 1325 से लेकर 1450 तक के लक्ष्य बैंक के लिए देख रहे हैं। शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए आपका। वीके शर्मा सर, आपको लगता है धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कोरोना का डर तो जरूर है लेकिन हाँ अनलॉक जरूर हो रही है इकोनॉमी। अब एचडीएफसी बैंक का ये कहना कि हाँ प्री कोविड स्तर पर हमारा कारोबार पहुंच गया है, आगे आने वाला फेस्टिव सीजन भी है, क्या एक
पॉजिटिव इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर स्पेस में पड़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी, पहले तो क्षमा चाहूँगा क्योंकि एचडीएफसी बैंक हमारा पेरेंट है, तो उसके ऊपर तो कमेंट नहीं कर सकता। पर अगर हम ये समझें कि कोई एक नंबर 1 बैंक बोल रहा है, तो ऑब्वियसली इसका जो सेंटीमेंट है इकोनॉमी के ऊपर वो पॉजिटिव ही पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बैंकिंग हमारा एक तरह से रोजाना जो हम बिजनेस करते हैं उसको दर्शाता है, तो कॉन्फिडेंस तो इससे जरूर बढ़ता है। जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गैस प्राइसिंग फॉर्मूले में बदलाव की तैयारी चल रही है। अगर फॉर्मूला ये बदलता है तो इससे कितना नुकसान होगा या फिर इसका किन कंपनियों पर असर पड़ने को देखने को मिल सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरुण दुबे। गैस प्राइसिंग फॉर्मूला क्या है, ये नया फॉर्मूला वरुण बताइए जरा। देखिए, दरअसल साल में 2 बार गैस की कीमतें जो है वो रिवाइज़ की जाती है, एक तो अप्रैल के महीने में और एक अक्टूबर के महीने में, और कल है 1 अक्टूबर, यानी कि गैस प्राइसेस में बदलाव का दिन। अगर पुराने फॉर्मूला के हिसाब से जाएं तो गैस की जो फिलहाल कीमत $2.39 पर MMBTU है वो कम होकर 1.9 के आसपास आ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ONGC को इसका बड़ा नुकसान होगा। करीब FY21 में 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है ONGC को हो सकता है। लेकिन सरकार इस फार्मूला को बदलने पे विचार कर रही है और सरकार चाहती है कि जापान कोरिया मेकर को ये पूरा जो फार्मूला है वो लिंक कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो जो गैस की कीमतें $2.39 पर MMBTU है वो बढ़ के $3.5 या $4 के आसपास जा सकती है। ये होने पे ONGC को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि इनका जो कॉस्ट है फिलहाल वो $3.7 पर MMBTU के आसपास है। तो इसके चलते ONGC को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कंज्यूमर्स और फर्टिलाइज़र और पावर कंपनीज़ को यहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो ये देखना होगा कि सरकार कौन सा फार्मूला यूज़ करती है। अगर पुराना फार्मूला इस्तेमाल किया तो ONGC को होगा भरपूर नुकसान, लेकिन अगर फार्मूला में चेंज किया, बेंचमार्किंग में चेंजेस की, तो ONGC को इसका बड़ा फ़ायदा हो सकता है। शुक्रिया वरुण इस पूरी खबर पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका। चलिए अब शो में हमारे खास सेगमेंट का वक्त आ गया है, नाम है शर्मा जी के ऑप्शन। वीके शर्मा जी हमारे साथ हमारे शो के आज के खास मेहमान भी हैं। शर्मा जी, कल बम्पर कमाई का कौन सा ऑप्शन है आपके पास? नमस्ते स्वाति जी और आपके सभी दर्शकों को दोबारा इस सेगमेंट के लिए। तो MFSL एक ऐसी कंपनी है इंश्योरेंस की जहां पे मैं 620 रुपए की कॉल लेने का सजेशन दे रहा हूं। 24 रुपए का स्टॉप लॉस, मतलब 24 रुपए की, ये 620 की कॉल 24 रुपए भी मिलेगी। उसका स्टॉप लॉस रखें 19 रुपए और टारगेट रहेगा आपका 32 रुपए। स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग बना के चले। ग्रेसिम इंडस्ट्रीज दूसरा स्टॉक है जहां पे 750 की कॉल आप ले सकते हैं 27 रुपए पे। स्टॉप लॉस रखें 23 रुपए का, टारगेट रखेंगे 35 रुपए का। तो ध्यान रखिए, ये जो ऑप्शंस हैं इनके अंदर एक बार आपका पॉजिटिव आ जाए अपना भाव, तो अपना ऑप्शन को ऊपर बढ़ा दीजिए और कॉस्ट प्राइस पे स्टॉप लॉस ले आइए। कल के बाजार के लिए क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी? अनिल जी एक बार फिर आपके पास आ रहे हैं। कल बाजार को कहां से ट्रिगर मिलेंगे और साथ ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से अहम लेवल्स होंगे? कल भारतीय बाजारों में भरपूर एक्शन रहने वाला है। ढेर सारे ट्रिगर्स हैं। पहला तो ये कि कल अक्टूबर सीरीज में पहले हफ्ते की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी का एक्शन बनेगा। शॉर्ट्स हैं, निचले स्तरों से शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा। लेकिन सामने 2 चैलेंज है। एक, डाउ फ्यूचर्स कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे थे अच्छे खासे 200-250 पॉइंट नीचे, तो अमेरिका का सेशन किस तरह का रहता है, फिर डाउ फ्यूचर्स किस तरह का रुझान कल सुबह दिखाते हैं, वो तो अहम होगा ही। लेकिन इसके अलावा 3 दिनों की छुट्टी है। जी हाँ, शुक्र शनि रवि 3 दिन बाजार बंद है, तो उससे पहले ट्रेडर्स थोड़ी सी पोजीशन चाहे किसी भी तरफ की हो कम करने की कोशिश जरूर करेंगे, तो उससे भी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। तो उतार चढ़ाव दोनों वजह से बढ़ेगा, एक्सपायरी और साथ ही लंबा वीकेंड। तो आप सपोर्ट और ऊपर के लेवल्स नोट कर लीजिए। सपोर्ट के लिहाज से अगर आप देखें तो निफ्टी 11,100 11,200 की रेंज में मजबूत सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पर 11,300 11,350 रुकावट का लेवल। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 21,150 21,275 मजबूत सपोर्ट है। ऊपरी स्तरों पर 21,650 21,800 रुकावट का लेवल। इस रेंज को आपको कल एक्सपायरी के लिहाज से ट्रेड करना है। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि बाजार अच्छी तेजी बनाने के बाद 2 दिन थोड़े से सीमित दायरे में रहें।
कल के सेशन में मुझे लगता है मेक और ब्रेक वाला मामला होगा। अगर बाजारों को और तेजी बनानी है तो वो दिन कल ही का होना चाहिए, और अगर अटक कर वापस नीचे की तरफ जाना है तब भी कल ही का दिन होगा। 1000 पॉइंट की करेक्शन आई है, 11,800 के हाई के आसपास से निफ्टी में 10,800, और उसके बीचों बीच आप 500 पॉइंट वापस रिकवर कर चुके हैं। तो रेंज के बीचों बीच बाजार ट्रेड करें। देखते हैं अब कल का सेशन क्या डायरेक्शन के लिहाज से बड़ा साबित हो सकता है। वाकई अनिल जी, कल हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन पर स्ट्रैटेजी बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप शामिल हुए। अब शर्मा जी, आपसे हम समझेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी किस स्टॉक में रखी जाए। जी देखिए, ये जो समय है ये कोविड का चल रहा है, और ऐसे वक्त के अंदर जो आईटी स्पेस है वो कंपनियों के लिए रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ रही है, और वो लोग घर से भी काम कर पा रहे हैं। तो बाकी अन्य सेक्टर्स के मुकाबले आईटी सेक्टर अच्छे और अप ट्रेंड में है। बहुत सारी कंपनियों ने आगे अपना गाइडेंस भी इम्प्रूव किया है। तो ऐसे वक्त में मैं चाहूँगा कि इन्वेस्टर आईटी क्षेत्र के अंदर अपना जो एक्सपोजर है उसको बढ़ाएं। तो उसी सेक्टर की कंपनी लेके आया हूँ जिसका नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर। ये कंपनी दरअसल माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम पे काम करती है, उनके लिए प्रोग्राम्स बनाती है, आईटी लेड है और ऑलमोस्ट जीरो डेट है, और ऊपर से इसके जो रिटर्न ऑन इक्विटी है बहुत ही बेहतरीन है, 38% जैसी। तो ये स्टॉक जो करीब 317 पे अभी कोट करता है, 314 पे कोट करता है, मैं सलाह दूंगा कि इसको खरीदा जा सकता है। हमारा टारगेट करीब 376 का है, और सोने में सुहागा इस बात का है कि एक आम इन्वेस्टर जिसको समझ नहीं है वो अगर ले भी, तो इसके अंदर डिविडेंड यील्ड इस कंपनी के अंदर 6.4% है, जो किसी भी एफडी से ज़्यादा है। जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा वो आपका अलग। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन और कम रिस्क वाला स्टॉक है, जहाँ पे आप रेगुलर इनकम प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन भी पा सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए आईटी स्पेस से सोनाटा सॉफ्टवेयर में खरीदारी की सलाह वीके शर्मा जी की। और आइए अब शो में वक्त हो गया है ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको कमाई के मौके मिलेंगे ये जानने का। और ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ है एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बन रहे हैं? देखिए, निफ्टी अभी तो एसजीएक्स निफ्टी काफी ऊपर है, बट 11,250 की कॉल ऑप्शन पे अटेम्प्ट लेना चाहिए। ये थोड़ा भी डिप मिले तो अगर 30 से 40 के रेंज में मिलता है तो काफी अच्छी बाइंग रेंज होगी। स्टॉप लॉस होगा 15 रुपए का और टारगेट होगा 60 से 70 रुपए। कल वीकली एक्सपायरी है, थोड़ा डिप पे लें तो 11,250 की कॉल ऑप्शन में टारगेट रखें। और दूसरा स्टॉक में अगर ट्रेड करना है तो एशियन पेंट काफी अच्छा लग रहा है, जिसके टारगेट लग रहा है कि 2050 तक आना चाहिए। तो एशियन पेंट को बाय करके चलेंगे, 1950 का स्टॉप लॉस होगा। जी शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ आज शो में शामिल होने के लिए। साथ ही वीके शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप बाजार आज और कल में शामिल हुए। और साथ ही हमारे तमाम सहयोगियों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हम तक लेकर आए एक्सक्लूसिव और शानदार आपकी जो रिसर्च थी। इसी के साथ इस शो में बस इतना ही।